आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए खजुराहो से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का। और इसके साथ सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित को। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का न्यूज 18 के इस महापंच मंच राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं सामने मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भारी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। तालियों से स्वागत होना चाहिए। हर वर्ग के लोग यहां मौजूद हैं। लाखों दर्शक टीवी पर इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश का जो महामंच है वहां पर प्रदेश के विकास को गति देने वाले विषयों को लेकर हम पहुंचे हैं और उन्हीं पर महामंथन होगा, महाचर्चा होगी। और सवालों की शुरुआत वीडी शर्मा से करते हैं। आपको भाजपा का शुभंकर प्रदेश में माना जाता है और आप जब अध्यक्ष बने तो लगातार मध्य प्रदेश में कामयाबी के झंडे गाड़ते गए, लगातार सरकारें बनती रहीं। क्या रणनीति थी और क्या योजना आपकी बनती थी? सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि न्यूज 18 ने राइजिंग मध्य प्रदेश का महामंच के इस आयोजन में पूरे मध्य प्रदेश के हमारे इतने प्रबुद्ध लोग और पूरे मध्य प्रदेश को जो लोग सुन रहे हैं, इसलिए आपने जो प्रयास किया है, मैं न्यूज 18 समूह को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। सुधीर जी, आपने जो कहा कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी भी चुनाव में, किसी भी दल में संगठन का जी जो ताकत है उसके आधार पर ये सारी चीजें तय होती हैं। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजिंग सेटअप है ये आज का नहीं, श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे, राजमाता सिंधिया से लेकर के सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने अपने जीवन को इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में जो खपाया और एक मध्य प्रदेश के आइडियल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। मैं ऐसा सौभाग्य मानता हूं कि उस उम्र में मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी सौंपी तो सामूहिकता के आधार पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो तैयारी की और बूथ लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को नीचे तकनीक से युक्त बनाने का जो काम किया, ये मैं इसका विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने मुझे लगता है कि देश के अंदर जो हमारे सभी दर्शक भी जानते हैं, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं ये भी सब जानते हैं, आज के समय के अनुकूल डिजिटली ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फॉर्म करना, ये बेहतर प्रयोग किसी ने किया तो मध्य प्रदेश ने 64,523 बूथों को डिजिटल बना करके कनेक्ट करने का जो काम किया और संगठन को नीचे जो खड़ा किया, उसका परिणाम यह था कि सरकारें जो काम करती हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, चाहे माननीय शिवराज जी थे या माननीय मोहन यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में जो काम हुआ उन कामों को जमीन पर जनता तक कार्यकर्ता ले जाने में सफल हुआ और इसलिए परसेप्शन बदला। और चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, देश के अंदर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत और मेहनत के बल पर विजयश्री हासिल हुई। चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे, चाहे रूरल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, सभी में मध्य प्रदेश ने जो रिकॉर्ड बनाया वो संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण और मोदी जी के नेतृत्व के कारण। संगठन की आप बात कर रहे थे कि लगातार सदस्यता का महाअभियान चला, बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की और ऐसा
शायद पहली बार हो रहा था कि रिकॉर्ड पहले से तय था कि हमको ये रिकॉर्ड बनाना है, और शायद यही वजह रही कि वरिष्ठ नेतृत्व ने तक मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ की। इसके बारे में भी मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ये हमारा इलेक्शन ईयर है, 6 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन होते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी में हमारा प्रयास होता है कि हम 6 वर्ष में हम नियमित तौर पर इलेक्शन कराते हैं। कोरोना के कारण से हम 3 साल डिले हुआ, तो 9 वर्ष के बाद इलेक्शन अभी हुए हैं। इन इलेक्शन में प्राइमरी मेंबरशिप देश के अंदर जो हमारे केंद्र ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तय हुआ, माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि हमें इस बार 10 करोड़ से ऊपर मेंबरशिप करना है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा टारगेट था कि जो लोकसभा में 2024 में हमें जो वोट मिला है, उस वोट का 75% मेंबर बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जो मतदाता है वो कार्यकर्ता सदस्य बने और सदस्य हमारा कार्यकर्ता बने। इस कंसेप्ट पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 करोड़ 24 लाख वोट मिला था, उसमें से हमारा 1 करोड़ 63 लाख वोट 75% होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत ने डिजिटली ऑन रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 73 लाख मेंबरशिप करके देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसमें एक बात मैं जरूर दर्शकों के सामने कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 73 लाख में से जो 18 साल से 35 साल के उम्र के नौजवान कितने थे, ये आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। 83 लाख लोग 18 से 35 साल के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया है। एक बड़ा रिकॉर्ड देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने बनाया। हम संगठन की बात कर रहे थे और जिलाध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, और ये न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच है। इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता इस सवाल का जवाब देने में कि वीडी शर्मा की भविष्य में क्या भूमिका होगी, भविष्य का वीडी शर्मा का क्या प्लान है, किस भूमिका में वीडी शर्मा स्वयं को देखते हैं अगले पायदान पर। सुधीर जी, ये एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के कारण कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी, कार्यकर्ता किस क्षेत्र में होगा, कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयोगी है, ये विचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सतत प्रक्रिया में कार्यकर्ता के बारे में, देश के संगठन के बारे में विचार करता रहता है। हम ये नहीं सोचते कि मैं कल क्या रहूंगा, क्योंकि हम कैडर बेस हैं, और कार्यकर्ता होने के नाते से, कार्यकर्ता आधारित होने के नाते से मेरी क्या भूमिका बनेगी, ये मैं न तय करके, जो मैंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व पर जो संगठन काम करता है, टीम स्पिरिट पर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेषता है कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट पर काम करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मेरी क्या भूमिका बनेगी, ये मैंने तय करके अपना केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय नड्डा जी हैं, हमारा नेतृत्व वो तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या भूमिका मिलेगी। इसलिए हम लोग चरैवेती के मंत्र पर काम करते हुए जो जिम्मेदारी मिली है उससे एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये प्रयास हम सब कार्यकर्ताओं को होता है। उस दिशा में मैं लगातार काम कर रहा हूं। संगठन में भी भूमिकाएं तय हो रही है। जिलाध्यक्ष की बात अभी हमने की थी। आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भूमिका तय करेगा क्या होगा, लेकिन जिलाध्यक्षों के चुनाव में कहा जाता है कि कुछ लोग अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई नाम आपके पास पहुंचे भी होंगे। तरीका क्या है उसका? आप हमेशा बात कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ लोगों का चुनाव होता है। अभी हम देख रहे हैं कि जिलाध्यक्षों के लिए भी तगड़ी प्लानिंग चल रही है। बहुत सारे लोगों के नाम आपके पास आ रहे होंगे, जबकि कह रहे हैं आपके बूथ लेवल तक के लोगों के नाम आ रहे हैं। कैसे तैयारी इसकी हो रही है? सुधीर जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि जनता में इस बात को जाना भी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी जबरदस्त है कि पद्धति के आधार पर काम करने वाले कार्यकर्ता 64,523 बूथों पर बूथों के इलेक्शन हो जाते हैं। जो प्राइमरी मेंबर्स हमारे बने हैं उनके आधार पर बूथ अध्यक्ष हमारा चुनता है, और इसका क्रेज होता है सोसाइटी में, कार्यकर्ताओं के बीच में। जहां पर गांव के अंदर जब बूथ अध्यक्ष चुना जाता है, आपको कभी विजुअल्स आप देखेंगे
कि बूथ अध्यक्ष चुनने के बाद उसके जुलूस निकल रहे हैं, लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, इस प्रकार का वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर बना। लगभग 1313 मंडलों के अंदर मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन होते हैं, तो बूथ अध्यक्ष उसके लिए इंटरनली वो अपना मत व्यक्त करता है कि मेरे मंडल में कौन अच्छा मंडल अध्यक्ष हो सकता है, 1 2 3 उनमें से हम फिर लेते हैं। ऐसे ही आज जिले के अध्यक्षों के निर्वाचन में हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि सारी प्रक्रिया हमारी लगभग कंप्लीट होकर के, हो सकता है आज, हो सकता है कल, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपके सामने आ जाएं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस प्रकार के इंटरनल डेमोक्रेसी में, ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना नीचे से लोगों का फीडबैक लेकर के पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है। और हमने तय किया अगर कोई कार्यकर्ता क्रिमिनल माइंड सेटअप का है, किसी के ऊपर केसेज हो सकते हैं, वो तो मैं छात्र राजनीति में काम करता हूं, मेरे ऊपर भी थे, लेकिन क्रिमिनल माइंड सेटअप, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले या किसी प्रकार के कोई ऐसे आरोप प्रत्यारोप वाले अगर व्यक्ति हैं, तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश, अगर मंडल अध्यक्ष बन भी गया था तो ऐसे 47 लोगों को हमने विड्रॉ किया कि ऐसे लोग पार्टी के अंदर नहीं चलेंगे। ये हमने ऑन रिकॉर्ड इसको करके दिखाया। यही ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है और यही ऑर्गेनाइजेशन की खूबी है। जिलाध्यक्षों में भी इसी प्रक्रिया को बिल्कुल होगा, बिल्कुल जिलाध्यक्षों में भी बदला जाएगा। जिलाध्यक्षों में भी पहली बात तो ऐसे, चूंकि जिलाध्यक्ष एक बड़ा फोरम है, केवल लगभग 62 हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये चूंकि बड़ा मंच होने के कारण से ऐसे लोग आ ही नहीं पाएंगे और इसकी आवश्यकता लगेगी नहीं। मंडल चूंकि बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इसके कारण से गलती से कोई व्यक्ति अगर आ गया तो उसे तत्काल विड्रॉ करने का काम किया। जिलाध्यक्षों में बहुत सोच समझ करके अच्छे कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप काम करने वाले मेहनती कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोटी कार्यकर्ता कैसे होंगे, ये प्रयास हमारा लगातार अभी मध्य प्रदेश के अंदर, जल्दी ही हम इसको घोषित करेंगे। आपने अभी एक बड़ी बात बताई कि जो बूथ कार्यकर्ता या बूथ अध्यक्ष चुना जाता है तो उसकी रैली निकलती है, आप विजुअल देख सकते हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं का समुद्र देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं के समुद्र में तैरकर किनारे पे पहुंचने की होड़ भी होती है। तो किस तरीके से आप चुनाव करेंगे, जिलाध्यक्षों को लेकर भी ये नजर आएगा इस तरह का? जिलाध्यक्षों में भी उत्साह और उमंग के साथ और सामूहिकता के साथ जो निर्णय हो रहे हैं, इससे ज्यादा उत्साह और उनके अंतर्गत होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में काम करते समय जो कार्यकर्ता है उसका होप तो होना चाहिए, ड्रीम्स तो होने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था नौजवानों को, अगर आप ड्रीम्स नहीं देखेंगे, आप सपने नहीं देखेंगे, तो आप पूरा कैसे करेंगे? तो जो राजनीति में कार्यकर्ता काम करता है उसका सपना तो होता है कि मैं किसी स्थान पर पहुंचूं। तो ये सपने देखना या उसके लिए प्रयास करना ही कोई गलत नहीं होता है। और हमारी आंतरिक डेमोक्रेसी इतनी सशक्त है, कार्य पद्धति विशेष है भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकर्ता प्रयास करता है, लेकिन निर्णय होने के बाद अगर एक बार डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन ने किया तो सामूहिकता के आधार पर उसको सब स्वीकारोक्ति देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और देश के अंदर, माननीय मोदी जी ने तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना, मैं बताना चाहता हूं कि किसी जमाने में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था, लेकिन अमित शाह जी ने आने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को ये तय किया कि उनकी 9 करोड़ मेंबरशिप थी, हम इसको क्रॉस करेंगे। पिछली बार हमारी लगभग 17 करोड़ 2 फेज के अंदर जो मेंबरशिप हुई थी, उसके आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने। और राजनीतिक दल बनने के साथ देश के सभी जिलों के ऑफिस स्वयं के बनाकर एक स्थायी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, ये अगर किसी ने किया तो देश के आज के गृह मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता अमित शाह जी ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को बनाया, जिस यात्रा पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप बड़े राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं कि चाइना से बड़ी पार्टी हमने बना ली, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि आंतरिक, जैसे आप कह रहे कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में है, लेकिन जितना बड़ा संगठन हो गया उसी तरीके से कई बार मनमुटाव की खबरें आती है, खींचतान की खबरें भी आती हैं। मनुष्य होने के नाते घर परिवार में भी, किसी भी समूह में ऐसे मनमुटाव तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि
मत भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होती। इसलिए निर्णय होने के बाद मत अनेक होंगे, लेकिन निर्णय जब एक हो जाता है तो इस चीजें नहीं होती। मैंने कहा कि मनुष्य होने के नाते से बातें आ सकती हैं, लेकिन हमारे पार्टी फोरम पर हमारा अपना तंत्र, अपनी पद्धति होने के कारण कभी ये बातें बहुत बाहर नहीं जाती। हमारे अंदर ही सिस्टम में हम उनका समाधान निकालते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा दल है, दुनिया का सबसे बड़ा, पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जिसका कार्यकर्ता सरकारी तंत्र में बैठा हो, मध्य प्रदेश के अंदर पार्षदों से लेकर के पंचायत के सरपंच तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, और हम ये कहें कि वहां कुछ नहीं होता है, तो ये तो मुझे लगता है कि मेरा कहना उचित नहीं होगा। मनुष्यों का संगठन है, थोड़ी थोड़ी बातें कभी कहीं हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान और उनको ठीक से समाधान निकालने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र में, पद्धति में हम उसका प्रयास करते हैं। सत्ता संगठन एक गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 1 साल हो गया है। कैसे आप एक संगठन के मुखिया होने के नाते 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या उपलब्धियां ऐसी रही और कितना करना अभी बाकी? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारा ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 वर्ष पूरी कर रही है। मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपके बीच आएंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार गुड गवर्नेंस के साथ इफेक्टिव गवर्नेंस पिछली सरकारों में भी थी। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इतने वर्ष, आदरणीय उमा जी, बाबूलाल गौर, सुंदरलाल पटवा, सबने अलग अलग प्रकार से जो काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम करती रहीं, तो ये सरकार भी मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक इफेक्टिव गवर्नेंस, एक संवेदनशील गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये बेहतर प्रयास किसी ने किया है तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत की है। एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मैं इतने सालों से एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी और बाद में बीजेपी में आने के बाद भी 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं। इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में पूरा मध्य प्रदेश का एक समग्र विकास कैसे होगा, ये अगर परिकल्पना किसी ने की तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संभागीय स्तर पर इस प्रकार के लोगों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसे यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, इन्हें बुला करके और ये जो प्रयास संभाग स्तर पर किए, मैं ऐसा मानता हूं कि बेहतर प्रयास था कि मेरे बुंदेलखंड के अंदर जहां कभी लोगों ने कल्पना नहीं की कि यहां इंडस्ट्री जा सकती हैं, आज वहां पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके वहां के लोकल हमारे यूथ को कैसे अवसर मिलेगा, ये भी प्रयास हो रहा है। तो इन्वेस्टर समिट जो है, ये एक अच्छा प्रयास संभाग स्तर पर जो किया है सरकार ने, इससे अच्छा बेहतर प्रयास कोई हो नहीं सकता कि समग्र विकास पूरे मध्य प्रदेश का कैसे होगा, एक बेहतर प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है। बुंदेलखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप तो सांसद भी है वहां से, पन्ना खजुराहो से। बुंदेलखंड को बड़ा प्यासा, या ऐसा कहते कि सूखे से लेकर परेशान था, पलायन को लेकर परेशानी होती थी। अब केन बेतवा परियोजना आ रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको लगता है इसका कुछ फायदा होगा? जैसे आपने इन्वेस्टर समिट का बताया कि इससे फायदा होगा। सुधीर जी, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा सौगात, ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि रिवर लिंक प्रोजेक्ट देश के अंदर अगर कहीं होगा तो कैन बेतवा का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट अटल जी ने सपने को देखा था। लोग बुंदेलखंड के अंदर गरीबी पर, बुंदेलखंड के सूखे पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए तो आए, लेकिन कभी किसी ने वहां की गरीबी, वहां के सूखे, यहां की जनता का परिदृश्य कैसे बदला। जो आपने पलायन की बात की, मैं देखता हूं कि किस प्रकार से लोग वहां से मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं, लेकिन अटल जी ने जो सपना देखा था, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 25 तारीख को अटल जी की 100वीं जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश की उस परियोजना को, देश की पहली परियोजना को 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके जो शुरुआत की है। मैं ऐसा मानता हूं अब आगामी समय में जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा 4-5 सालों के अंदर, तब वो बुंदेलखंड न सूखा होगा, न गरीब बुंदेलखंड होगा, न पलायन होगा, वो बुंदेलखंड हरा भरा भी होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। ये इस परियोजना का सबसे बड़ा इंपैक्ट उस बुंदेलखंड पर होगा। सरकार और संगठन की बातें करने के लिए तो आपके पास बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। विपक्ष के बारे में भी कुछ विचार होता है मन में? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है
ये जरूर सोचता है कि हमारा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है। मैं एक ऐसी धारा का व्यक्ति हूं, जब मैं एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता था तो हम ये कहते थे कि भाई सभी छात्र संगठन मिलकर के छात्र हितों के लिए क्या कर सकते हैं, एक मंच पर हम लोग आए। अब राजनीति में हो सकता है कि इतनी शायद इतना माइंड सेटअप आज के समय में है कि नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी विपक्ष जो काम करने का प्रयास करता है तो हम ये मानते हैं विपक्ष में कोई भी हो सकता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, लंबे समय तक विपक्ष में रहे। अटल जी जैसा व्यक्तित्व विपक्ष में रहा। जब विपक्षी सांसद कांग्रेस जब गुरूर में थी देश के अंदर, तब अटल जी की जब मजाक उड़ाया गया तब अटल जी ने कहा था, और मुंबई का जब अधिवेशन था तो उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे देश के अंदर कमल खिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर खिल रहा है, सिक्किम के अंदर खिल रहा है, नागालैंड के अंदर खिल रहा है, जो कभी कल्पना भी नहीं होती थी। ये किस आधार पर था? ये उस आधार पर था कि हमारा जो विचार है वो विचार हमारा इतना परिपूर्ण है कि भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए सरकार कोई काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के अंदर भारत का डंका अगर पिटा है, दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर जो गरीब कल्याण के साथ जो एक दुनिया भर के अंदर ग्लोबली आज जो स्थान बनाया है, उसका परिणाम है कि दुनिया आज भारत को इस रूप में देख रही है कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बन रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा तंत्र है वो लगातार बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास कर रहा है। संसद में जब आप बैठते हैं अपने साथियों के साथ तो राहुल गांधी का जिक्र भी होता होगा। जब राहुल गांधी को देखते हैं तो आपस में क्या चर्चा करते हैं? देखिए, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इतने बड़े राजनीतिक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो मैं कोई हल्की बात करके किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाऊं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं भी ये मानता हूं कि इतने बड़े व्यक्ति को कुछ कहा जाए ठीक नहीं है, लेकिन कई प्रकार की चीजें ऐसी है कि उनके बारे में जो शब्दावली उपयोग की जाती है, लोकसभा में माननीय स्पीकर ने उन शब्दों को असंसदीय शब्द कह दिया कि इनको अब यहां कहा नहीं जाएगा, नहीं तो अगर कोई कहेगा तो असंसदीय माने जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि गंभीरता और देश के बारे में जो आज विचार करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी दल हो, राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंदता तो हो सकती है, लेकिन देश के मुद्दों पर, देश के लिए किन मुद्दों की आज जरूरत है, अपने देश को दुनिया में बदनाम करने के लिए हम पहुंच जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह को लेकर भी अग्रेसिव रहते आप तो? दिग्विजय सिंह को लेकर के मैं अग्रेसिव नहीं रहता, दिग्विजय सिंह जी मुझे लेकर के अग्रेसिव रहते हैं। तो उनको पता नहीं क्या परेशानी होती है, जब देखो तब मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं जब कहता हूं खुले मन के साथ, खुले मंच से कि दिग्विजय सिंह जी आप ये टेंडर कहां से लेते हैं, मेरे एडवोकेट भी यहां बैठे हुए हैं, वो इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी कभी कभी इतने बड़े लीडर को जो बड़े हल्केपन पर उतर के जब बात करते तब मन को कष्ट होता है। और मैंने कहा बीच में कि दिग्विजय जी आप मध्य प्रदेश के 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं तो बहुत छोटा हूं उम्र में भी, अनुभव में भी, लेकिन मुझे आप टारगेट करके झूठ जब बोलते हैं तब फिर अच्छा नहीं लगता है। आरोप लगाना है तो जरा अच्छे से लगाइए, और जवाब देना है तो अपन इसका जवाब देंगे, तो हम जवाब भी देते हैं। मैं तो कोर्ट के अंदर भी जाकर के खड़ा हो गया और मैंने कहा कि अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट के अंदर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए दिग्विजय जी सीनियर लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन वो देश के लिए, संस्कृति पर, हिंदुत्व पर प्रहार करने में उनको जो आनंद आता है, इससे थोड़ा जरूर कष्ट होता है और हम एग्रेसिव इस बात को लेकर के जरूर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बदलाव की जो बयार बह रही है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर बयार बहेगी, और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको न्यूज 18 की पूरी टीम की तरफ से, और अग्रिम भविष्य के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं हम दे रहे हैं आपको। थैंक यू सुधीर जी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीडी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर दीक्षित जी, आपका इस सेशन में बातचीत करने के लिए। और हमारी